मेरी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति लब में बहुत बदलाव महसूस किया। लब से ज़्यादा अपनी भाभी प्रिया को बातें मानते थे। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी-छोटी समस्याओं पर वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव है तो देवर क्यों होता है, और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन लब और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा कि बात सिर्फ लगाव ही की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी, वो भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उसे पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति लब अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उनसे दूरी नहीं बना पा रहा। जब मैं उठी तो देखा कि लब अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह लव अपनी भाभी के साथ क्या कर रहे। बाथरूम में नहाने घुसा। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, लब तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही लब ने दरवाजा खोला और उसने एक जोरदार थप्पड़ मार दी। फिर मेरा गुस्सा तो बहुत बढ़ गया। मैं भी लब को एक जोरदार घूंसा लगा दिया। लब ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए बेड पर पटक दिया और बोला, पायल, आइंदा भाभी के बारे में ऐसी बात की तू मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहती इससे पहले लब ने अलमारी से कपड़े निकाले और चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और लब सुबह का नाश्ता किए बगैर चले गए। मैं भी अपना सामान पैक कर लिया और अपने मायके दिल्ली के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़ने जाने की खबर लब को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से दिल्ली की बस पकड़ शाम तक अपने मायके पहुंच गई और लब मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया और घर पहुंचते ही अपना फ़ोन बंद करके रख दिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने सही फैसला लिया, तुम जो यहाँ आ गई। अब तो लब के पास तभी जाना जब वो डायन को घर से निकाल दे। और आखिर लब के पास किस चीज़ की कमी है? उसके तो 3 प्लॉट हैं, वह तुम्हारे साथ अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन भी मुझसे लेकर बहुत परेशान थी। इसकी भी शादी होने वाली थी, 2 महीने और रह गए थे। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी छोटी बहन भी ससुराल के नाम से डरने लगी। मेरा छोटा भाई भी ऑफिस से घर आया तो मुझे इस तरह घर आया देखकर परेशान हो गया। सीमा ने शाम तक खाना बनाया और हम सब एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन किया कि लब का फ़ोन फिर आने शुरू हो गए। मेरी माँ ने देखा कि लब का फ़ोन आ रहा है तो बोली, ला मुझे फ़ोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म कर अपने कमरे में आ गई और लब का फ़ोन रिसीव किया। लब ने कहा, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखना, घर तुम्हें अपनी मर्जी से आना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। वह लब की धमकी भरी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर कर अय्याशी करो उस औरत के साथ। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर कदम नहीं रखूंगी। इस बात के 4 महीने गुजर चुके थे। मैं लब का इंतजार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई उसे घर में पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन 4 महीने में मुझे एक बार भी कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि लब मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझे जैसी साधारण लड़की की उसे ज़रूरत भी नहीं है। मैं लब को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हालत में
देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी पास आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए थे। मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं छोटी बहन की शादी के बाद फाइनल बात करके आऊँगा। अगर वह मुझे अपने को तैयार नहीं हुए तो उसे पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे बहन की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 7 महीने हो गए थे और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने लब को कॉल किया और बोली, लब तुम शादी में नहीं आओगे? लब ने कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम नहीं है कि शादी किसकी है। मैंने कहा, तारीख को मेरी बहन की शादी है। लब ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी से खबर नहीं है, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के शादी में पहुंचना चाहिए। तब लब ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना ही काफ़ी नहीं? लब ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन गोरखपुर पहुँच जाऊँगा। सुबह उठकर मैंने लाल कलर की साड़ी पहन ली। यह साड़ी मुझे लब ने गिफ्ट दी थी। उसे साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद था कि लब दोपहर तक गोरखपुर आ जाएगा और बारात जाने के बाद उसी रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वह रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने ही आ जाएगा। मैंने सुबह फिर लब को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो लब का फ़ोन आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। बेहद परेशान महसूस हो गई थी। देर रात तक पूजा खुशी खुशी विदा हो गई और मैं अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि पूजा की विदाई से रो रही हूँ, लेकिन सत्य तो यह था कि इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जाग के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आज ही दिल्ली के लिए चली जाऊंगी। बात पर मेरी माँ बेहद नाराज हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार हैं तो क्या हुआ, उसे लब और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वह बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे दिल्ली जाने से सख्ती से मना कर दिया। दिन भर लब को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर बिस्तर पर जाकर सो गई। अब लब की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्दी मेरा और लब का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। लब का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से लब की आवाज़ आई और रोता हुआ बोल, पायल सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले जाओ तो हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। लब ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर लब फिर से रोने लगा। मैंने कहा, लब क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? लब ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। भैया की मौके पर ही डेथ हो गई और भाभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। लब के मुंह से यह सब बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन काटने के बाद मैं घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम सा छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले लब के भैया भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई। मेरे छोटे भाई बुला हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी प्रिया की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। दोनों पति पत्नी काशीपुर घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए। कल उनका
पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले गोरखपुर पहुंच जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी मेरे भरोसे ही थी। लब सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती थी। यह देखकर लब का प्यार भी बढ़ता गया, फिर से बेहद प्यार करने लगा। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्हें अपने पति के मरने की पता चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई तब घर में मेरे अलावा कुल 3 लोग थे, लब और लब की भाभी। मेरे जेठानी प्रिया ही इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उन्हीं की देख रेख में होता था, पर अब मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनकी सारी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में काफी सुधार आ गया। वह अब तंदुरुस्त होती जा रही थी, लेकिन अब वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह से सेवा मुझे ही करनी पड़ती। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये खबर सबसे पहले मैंने लब को दी। वह बहुत खुश हुई और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमती हुई उनको ये खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो सकती नहीं थी, बस उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। इसका मतलब यही था कि बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि लब फिर से अपनी भाभी के करीब होते जा रहे। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर की जरूरी काम भी नहीं कर पाती और लब के ऑफिस चले जाने के बाद ज़्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती और जब लब ऑफिस से आते तो शाम को मेरे लिए अपने लिए खाना, भाभी के लिए जूस लेकर आते। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और लब खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक लब नाश्ता तैयार हो चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वह तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। लब को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ, तो उठे और कमरे के बाहर निकले। ना जाने क्यों मैं भी दबे पाँव उनके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि लब सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसके अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं लब की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही, फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 30 से 35 मिनट बाद लब अपने कमरे में आकर मेरे पास लेट गए। मैं लब की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। फिर साहिल कमरा बंद करके उनके साथ क्या करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया पूरी तरह ठीक हो और बीमारी होने का नाटक कर रही हो, कि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांच चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं थी। मैं अगले कुछ दिनों तक सुलझ नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर रात को लब को प्रिया के कमरे की ओर जाते हुए देखती। एक गहरी नींद में सो जाने के बाद लब बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाते और अंदर से दरवाजा बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में भीगा रहता। मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे में ही बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैंने दोनों को रंगों हाथ पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को लब घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था। जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला आओ, तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं लब के सामने बिस्तर पर लेट गई।
लब जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बंद हुआ और 20 मिनट बाद ही दरवाजा खुला। लब को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देखकर मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही लब ने कहा, तुम अभी तक लेटी नहीं हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालने ते ही लब ने कहा, मैं कल की ऑफिस से छुट्टी ले लूं, क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, अब कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? लब ने कहा, सुबह सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद लब जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी, तो मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर लब ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जाते ही मैं मार्केट गई और वहां से एक छोटा कैमरा खरीद लाई और उसे कमरे में मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहां में उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उसे कमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी लब का कॉल आया कि वह अस्पताल से वापस आ रहा है। आज के काम से बहुत खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे लब और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। साहिल अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटकर मेरे कमरे में आ गया और फिर अब उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयां मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खानी है यह मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसकी भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया उसकी भाभी नहीं बल्कि बीबी हो। लब बहुत ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयां लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं भी सुबह होने का इंतजार करती रही। गहरी नींद में होने के बाद लब उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया, मेरे पास लेट गया। जब सुबह लब अपनी ड्यूटी चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वो सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल से टच से कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखना शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। लब अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक चादर रख नई चादर दूसरी साफ चादर बिछा दी। वह गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले गया, खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन नहीं हो गया कि जैसे ही लब अपनी ड्यूटी पर निकलता देखने बैठ जाती। वह हर बार मुझे लब की वही रोज की नजर आता। लब अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो तो पति कर सकता है या फिर एक बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 4-5 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को लब और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उससे बोली, रिया तो यह बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही गोरखपुर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तुम भी गोरखपुर आ जाना, मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। इस दिन मेरी लड़की 1 महीने की हुई। उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। प्रिया की मौत से लब बिल्कुल टूट सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लब की सगी माँ ही मर गई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने लब का मूड देखकर उनसे पूछ ही लिया। मैंने कहा, लब आप तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों?
मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई राजेश ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी जायदाद हड़प ली। मेरे भैया मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 15 साल पहले मेरे बड़े भैया ने प्रिया से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। प्रिया भाभी के माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैं अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी। 4-5 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन प्रिया भाभी अपनी बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं को देखभाल की वजह से मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर लव मेरे कंधों पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही लव को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी। मुझे लव जैसा पति मिला। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, माँ मैं अब गोरखपुर नहीं आऊँगी। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे ही वजह बिल्कुल गलत ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसला तक पहुँचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।